बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के लिहाज से जो क्लास हमारी चल रही है उसमें जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर 4 है फर्स्ट ईयर की बुक का, बायो एनर्जेटिक्स। देखिए, बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स जो है ये रिलेटेड है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। क्या है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन से मीनिंग क्या होता है कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, उसको हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है किस में हो रही है? इन लिविंग सिस्टम। यानी जो लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम बायो एनर्जेटिक्स में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक याद रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी, कि सबको एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी है जो हमारे कह सकते हैं जो यूनिवर्स के अंदर जो सोर्स है, या उसको आप बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, वो क्या है? सन, या उसकी जो लाइट है सनलाइट। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर वो सरवाइव कर रहे हैं, उनके अंदर तमाम लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो वो फिर जो भी उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी? सनलाइट से। यानी वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं। आगे फिर हम वो बात करते हैं डायरेक्टली भी करते हैं या इनडायरेक्टली भी। अब देखें, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैं एक बात कर रहा था ना, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की है। मिसाल के तौर पे जो सोलर एनर्जी है जो कि क्या थी? सनलाइट की फॉर्म में आ रही थी, ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होगी? कन्वर्ट होगी किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और वो देखें जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी बॉडीज़ हैं या लिविंग बॉडीज़ यूज़ करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, लेकिन उसके अलावा भी हमने कहा कि फ़ैट्स के अंदर भी, प्रोटीन वगैरह में भी क्या एनर्जी होती है। तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है ना वो केमिकल एनर्जी की सूरत में होगी। और ये हम ना चैप्टर 2 में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल बॉन्ड्स में होगी, और उनमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपने MCQs के लिहाज से ध्यान में रखना, जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो ये C बॉन्ड H, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसको हम कहते हैं, उसकी फॉर्म में क्या होगी? अवेलेबल होगी। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में जो केमिकल एनर्जी जो हमें नज़र आती है, वो बॉन्ड्स कब बने थे? जिस वक्त क्या थे? वो लाइट एनर्जी जो थी वो कैप्चर की गई थी। और वो जो कैप्चर की जाती है, आपने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि आपने ये पहले चैप्टर्स पढ़े हुए, इसलिए थोड़ी सी ना कुछ बातें मैं डायरेक्ट भी कर देता हूँ कि ये बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं जब क्या होगी? CO2 फिक्सेशन हो रही होती है। देखिए, सब MCQs में ये आ सकती हैं बातें। ये क्या होगा कि जिस वक्त कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, और ये कब बनेगा? जब CO2 फिक्सेशन होगी। और ये जो CO2 फिक्सेशन हो रही होती है ये कब होगी? ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, या जिसको आप क्या नाम देते हैं? डार्क रिएक्शंस का।
यानी ये बेसिकली सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस। उसके दौरान क्या होगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और CO2 फिक्सेशन होती है। लेकिन CO2 फिक्सेशन में जो बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी रिच बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन के लिए यानी जो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो C बॉन्ड H फॉर्मेशन हो रही है तो वो जो एनर्जी यूज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में। और ये ATP कब आपने बनाए थे, ड्यूरिंग क्या था जी, लाइट रिएक्शन। यह जो फर्स्ट फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसको आप ना लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट स्टेप्स कहते हैं, उसके दौरान ये ATP बनी थी। वो फिर क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होगी। और वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं, जब ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन क्या होगा, कैल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन होती है। अच्छा, ये जो अभी ATP जो यूटिलाइज हो रही है और वो बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो हम कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, एक याद रखिएगा कि जब भी उनको एनर्जी चाहिए होगी तो वो इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। लेकिन ये जो ब्रेकिंग होती है ये यानी इस बॉन्ड की, और हम ये कहते हैं कि ये केमिकल एनर्जी जो होगी दैट विल बी रिलीज, ये रिलीज होगी कब जी, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ये कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। और इसमें ना बेसिकली दो तरह की हो सकती है, यानी वो जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो। यानी आप ये कह सकते हैं जो केमिकल एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आप देखें ना, हीट एनर्जी जो है उसका जो मेजर जो है ना जो यूज़ बनेगा, एक तो आप कह सकते हैं वो थर्मो रेगुलेशन भी हो जाएगा, प्लस क्या होगा कि जो एंजाइम्स के लिहाज से एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन किया जाता है। तो यानी इस तरह से क्या होगा कि ये एनर्जी देखें क्या थी, बेसिकली ये लाइट एनर्जी थी, कन्वर्ट हो रही किस में, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी वो क्या थी, बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में थी। और वो केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या हैं, जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर होंगे। और ये केमिकल बॉन्ड्स कब ब्रेक होते हैं, रेस्पायरेशन के दौरान। जब वो ब्रेक होंगे तो अब वो जो वापस एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी, शाबाश, या तो हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है, या फिर इसी तरह से क्या होगी वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, और फिर वो यूटिलाइज हो जाती है। अच्छा, हीट एनर्जी भी एक याद रखिएगा, यहाँ पे ठीक है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है या एंजाइम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी से फिर क्या होगी, वापस जब वो एनवायरनमेंट के अंदर वो हीट रेडिएट भी हो रही होती है, यानी वही हीट एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी रेडिएटेड या लॉस्ट बैक इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ना ये तो था बेसिकली वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से। देखें अगर हम जो जैसे सोलर एनर्जी कह रहे हैं, तो एक याद रखिएगा कि जो सोलर एनर्जी है, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारी क्या थी, ये अर्थ है, उसका ये एटमॉस्फेयर वगैरह था, और यहाँ पे हम इस तरह से ना ये एटमॉस्फेयर वो शो कर देते हैं, उसकी डिफरेंट खैर लेयर्स होती हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ना यहाँ पे मैं इस तरह से कहता हूँ कि जो सन से एनर्जी आ रही होती है ना, जो सोलर एनर्जी है, जो कि क्या होगा एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है, उसका तकरीबन 40% जो होगा ना इस एनर्जी का 40% दैट विल बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस।
ये क्या हो जाएगा, यानी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में एंटर हुई है वो उसका 40% क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा। अब रिमेनिंग जो होता है ना, ये जो ख़ास तौर पे एटमॉस्फेयर में हम ये कहते हैं कि ये आउटर साइड पे जो ये लेयर है ना, जिसको यानी वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ओजोन लेयर। अब ये आप सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ओजोन लेयर जो होगी ना, ये क्या करती है कि इट एब्जॉर्ब्स यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्लस क्या होगा, हाई एनर्जी, यानी अल्ट्रा वायलेट या इससे अबव जो रेडिएशंस होती हैं, जो बेसिकली क्या हैं, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं किसके लिए, लिविंग बॉडीज़ के लिए। तो ओजोन लेयर क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये एक तरह का वो फिल्टर है, फिल्टर कर लेगी। अब रिमेनिंग जो उसमें लाइट पहुंचती है, ये जो 40% जिसको हम कह रहे हैं ना, ये वो वाली लाइट होती है जो कि क्या है, इसका ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिमम जो होगी वो कौन सी होगी, विजिबल होगी। मैक्सिमम कौन सी होती है, विजिबल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही होती है उसमें दो पोर्शन होते हैं उसका, एक है इनविजिबल यानी वो स्पेक्ट्रम होगा, और दूसरा जो होता है इसमें वो क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। और ये सोलर एनर्जी थी ना, जो बेसिकली क्या है, ये लाइट एनर्जी है। और अगर आपसे पूछे जो लाइट एनर्जी है ये कौन सी टाइप की है, तो बेटे आपने जहन में रखना है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टाइप ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और इसके ये फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं, विजिबल और इनविजिबल। अब देखें यहाँ पे ये जो लाइट एनर्जी है, इसमें यूँ मैंने ये लिख दिया है जी, फोटॉन्स, यानी ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी आप इनको कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें फोटॉन्स हैं, उनसे मिलकर बनी हुई हैं। अब वो जो फोटॉन्स हैं जो लाइट के हैं, उनकी एनर्जी सब के इक्वल नहीं होती। और अगर हम ना एक फोटॉन की एनर्जी के लिहाज से देखें ना, तो ये मैं एक इक्वेशन इस तरह से लिख रहा हूँ कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, हाँ जी, वो क्या होगी, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अब देखें ना, अगर ये एक मेरे पास फोटॉन इस तरह से, ये उसकी ना ये वेवलेंथ में शो कर रहा हूँ, ये दूसरा है। अब देखें इसकी वेवलेंथ ये बनती है, इसकी वेवलेंथ ये, लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं। तो भाई अगर ना इस फोटॉन को मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, तो देखें ए की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह से बी की जो होती है ना, वो वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा बेटे, इसमें ना एक बात मैं ये कर देता हूँ कि अगर ये मैं एक सिंपल सी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपने अक्सर देखा भी होगा वो स्पेक्ट्रम वगैरह को ना एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखें, मैं इस तरह से ना ये लिख देता हूँ कि वो डिफरेंट ना जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो था ना, ये वो विजिबल स्पेक्ट्रम बना है, जिसके अंदर क्या था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये बेसिकली वो क्या होते हैं, आप कह सकते हैं वो वेवलेंथ्स जो इसमें शामिल है। और ये जो वेवलेंथ, अगर हम इसकी रेंज की बात करें, ये तकरीबन जो आपके सिलेबस में डिफरेंट बुक में थोड़ा सा फ़र्क है, ये 390 नैनोमीटर। देखिए ना, वेवलेंथ को हम जब वो मेजर करते हैं किस में, nm में लिख रहा हूँ, नैनोमीटर यानी 10⁹ मीटर की इक्वल। तो ये 390 नैनोमीटर से लेके क्या है, 760 नैनोमीटर जो होती है वो इनकी वेवलेंथ होती है। और ये कौन सा है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। अच्छा, उसमें भी ना ख़ास तौर पे एक जहन में आपने रखना है
कि जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। या बहुत सारे इसमें से MCQs बन सकते हैं। तो वायलेट की सबसे कम है, रेड की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब आपने ना इस इक्वेशन को सामने रखना है, तो याद रखें जितने किसी की वेवलेंथ कम होती है एनर्जी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वायलेट है उसकी सबसे कम थी, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगी, वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जबकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड की सबसे कम होगी। अब ना ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिख दिया ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वो 7 वेवलेंथ्स थी। ये जो 7 वेवलेंथ्स है ना, इनका सीक्वेंस आपने ख़ास तौर पे जहन में रखना है। ये बाज़ का ना MCQs में ABCD ऑप्शन में दे देते हैं, विच हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, विच हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, ठीक है ना। फिर उसमें ये भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ब्लू लेता हूँ कि ब्लू के लिहाज से हम ये कहते हैं कि ब्लू हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ दैन, ब्लू हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ दैन। अब ए ऑप्शन में दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे रेड है, बी में येलो कर देता हूँ, सी में इंडिगो कर देता हूँ, डी में ग्रीन कर देता हूँ। अब ब्लू की जब वो ग्रेटर किस से होगी, तो देखिए ना इंक्रीज़ कर रही है वायलेट टू रेड, ये क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है। तो हमने किसकी बात की है, ब्लू की, तो इसकी ग्रेटर किस से होगी, हाँ जी, इंडिगो से। या अगर ना वायलेट भी दिया तो वायलेट और इंडिगो दोनों से ज़्यादा होगी। इसी तरह से ना अगर हम कहें कि ब्लू हैज़ स्मॉलर वेवलेंथ देन, तो उसमें क्या है, ग्रीन से इसकी स्मॉलर। वैसे तो येलो, ऑरेंज और रेड इन चारों से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो इस तरह का भी MCQ जो वो बन सकता है। फिर वेवलेंथ के साथ हमने अभी एनर्जी को भी रिलेट कर लिया था। तो आपने बेटे इसमें भी वो याद रखना है, अगर आपसे पूछ लेना कि जो वायलेट की एनर्जी है वो किस से ज़्यादा है, तो भाई ये जितने भी हैं ना आगे जो इंडिगो से लेकर रेड तक, उन सब से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, वायलेट की होगी, ठीक है। ऑरेंज की एनर्जी किस से कम है, तो रेड से कम होगी। तो इस तरह के आपके MCQs बन सकते हैं। अच्छा, अब ना ये तो हमने ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर दी। देखें जो फोटोसेंसिस है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि फोटोसेंसिस क्या करेगी, वो यूटिलाइज करती है किसको, फोटोसेंसिस uses only visible spectrum। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोटोसेंसिस सिर्फ क्या है, जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है उसी को यूटिलाइज करती है, बाकी जो है वो नहीं करेगी। फिर उसके साथ साथ ना आप एक अगर देखें ना, जैसे हमने कहा था कि वायलेट से लेके रेड तक हैं, तो भाई वो यूटिलाइज़ कैसे होते हैं। तो बेटे आप लोगों ने ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़े हुए हैं कि जो ये पिगमेंट्स होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन मेक इट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन देखें उन पिगमेंट्स को हम ना 2 मेजर कैटेगरीज में, अगर ना आ जाए ना, हाउ मैनी मेजर कैटेगरीज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड इन ऑटोट्रॉफ्स, तो उसमें आपने क्या लिखना है कि 2 होती हैं, और उन 2 में कौन सा है, एक यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, क्लोरोफिल्स, इन जो मेन इंपॉर्टेंट वो इसी क्लोरोफिल की है। और दूसरी कैटेगरी जो आ जाती है ना, वो क्या है, कैरोटीनॉइड्स। एक क्लोरोफिल्स होते हैं और दूसरे क्या हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं। अब देखें जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स का नाम भी देते हैं, ये भी आप साथ लिख लीजिएगा कि ये जो होंगे
ये एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। और ये आगे चल के मैं वो बात करूँगा एक्सेसरी पिगमेंट्स वो किस लिए कर रहे हैं। एनीवे, जो क्लोरोफिल्स हैं, अब देखें जैसे हमने कहा ना कि विजिबल स्पेक्ट्रम जब उसको यूज़ करेंगे तो जो तो स्पेक्ट्रम का पार्ट जो होता है ना एब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, उसको एक हम नाम देते हैं, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको आप क्या कहते हैं? दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो उसमें ना एक वायलेट टू क्या होगा, वायलेट से ब्लू रेंज एक बनती है और दूसरी कौन सी बनेगी? रेड वाली। और जो वायलेट से ब्लू है ना, ये 390, यानी अब देखें हमने वेवलेंथ जो थी ना वो नैनोमीटर में की थी, ये nm लिख रहा हूँ, 390 नैनोमीटर से लेके क्या होगा 430 नैनोमीटर जो होती है ना वेवलेंथ, कि यानी जो रेंज है वायलेट टू ब्लू, एक तो उसको यूज़ करता है और दूसरा मैंने क्या लिख दिया साथ, रेड। और रेड जो होता है ना 670 से लेके क्या होगा 700 तक जो वेवलेंथ की रेंज बनती है रेड वाली है, उसको कौन यूज़ कर रहा होता है? क्लोरोफिल। ये आपके सिलेबस में भी इस तरह से ये दिए हैं, तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। बाकी रह गया जो कैरोटिनॉइड्स हैं, जिनको आप एक्सेसिव पिगमेंट्स का नाम दे रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, जो 500 से लेके 600 नैनोमीटर जो रेंज होगी उसको ये कैरोटिनॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें ये कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरह से बन रही है, ये सारी बातें आपने इस तरह से जहन में रखनी है। तो उसमें जो कैरोटिनॉइड्स की जो रेंज है वो क्या है 500 से 600 के दरमियान है। और एक याद रखें, ये जो रेंज हमने कैरोटिनॉइड्स के लिखी है ना, वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं अभी चूँकि वो एक्सेसिव की बात कर रहा था तो वो थोड़ी सी एक बात कर भी देता हूँ कि ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ना, ये क्या करते हैं, पिगमेंट सिस्टम्स बना रहे होते हैं। ये क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द पिगमेंट सिस्टम। और इस पिगमेंट सिस्टम में जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होगा, ये मैंने CHL लिखा है, क्लोरोफिल A। यानी देखें जो क्लोरोफिल है ना, इसके बेटे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं यूँ लिख रहा हूँ, ये क्लोरोफिल A भी होता है, B भी है, C भी है, D और E। ये डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, क्लोरोफिल के। एनीवे फ़िलहाल हम पिगमेंट के सिस्टम की बात करेंगे कि ये जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि दे मेक द पिगमेंट सिस्टम व्हेन दे आर अरेंज टुगेदर। अब अरेंजमेंट में क्या होगा, सेंटर में क्लोरोफिल A होता है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, ये देखें क्लोरोफिल B, ठीक है ना। ये मैं इस तरह से क्लोरोफिल B बना रहा हूँ और ये देख लें मैं इस तरह से ना ये जो रेड से सर्कल से ड्रा कर देता हूँ, इनमें C मैंने लिख दिया है, वो कैरोटिनॉइड्स हैं। तो ये इस तरह से एक क्लस्टर सा बन जाता है एक सिस्टम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम का। वो खैर आगे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ये फोटो सिस्टम, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ। देखें जो जैसे आपने ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, कि हर एक जो होगा पिगमेंट जो मॉलिक्यूल है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो था वो दूसरे से डिफरेंट होगा। हर एक का क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होगा। लेकिन एक याद रखें, जिस वक्त ये लाइट एनर्जी SL में लिखना, सनलाइट जब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम ये कहते हैं दे जंप आउट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन
ये सिर्फ कहाँ से जब वो जंप करेंगे, क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड से जंप नहीं करते। और दूसरी बात ये भी सुन लें कि जिस तरह ये जंप करेंगे ना, इस तरह से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, तो इसके लिए यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये क्या है, यानी उसमें ना क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसमें से क्या है इलेक्ट्रॉन से रिलीज़ हुए, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल पे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर ये क्या करते हैं, डाउनवर्ड दोबारा मूव करेंगे। वो आगे हम डिटेल में बाद में बात करें। बाकी रह गया ये क्लोरोफिल बी जो है, ये क्या करेगा, ये अपनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और वो जो वेवलेंथ या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको भी ये हैंड ओवर करेगा किसके, क्लोरोफिल ए के। और जो कैरोटीनॉइड्स हैं, एक्सेसिव पिगमेंट्स जिनको आप कहते हैं, वो यानी वो जो हमने 500 से 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की बात की ना, वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो भी क्या करेंगे, फाइनली वो क्लोरोफिल ए को देंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं देते, थ्रू क्लोरोफिल बी देंगे। यानी देखें, कुछ डायरेक्ट क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया, फिर कुछ बी एब्जॉर्ब करके वो ए को देगा, फिर कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करके पहले बी को देते हैं क्लोरोफिल बी, और फिर फाइनली क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए को। यानी जो रिएक्शन सेंटर जिसको आप कहते हैं वो क्लोरोफिल ए मालिक्यूल होगा। अब मेरे यहाँ पे एक जो इससे रिलेटेड एक आखिरी बात कर देता हूँ कि ये जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ पे होंगे, हाँ जी, थाइलाकॉइड, यानी जो आपने ना थाइलाकॉइड जो सरफेस वगैरह पढ़ी थी, जो मेम्ब्रेन वगैरह हैं, बेसिकली जो मिल के क्या बना रही होती हैं, हाँ जी, ग्रैनम, प्लूरल आपने ग्रैना पढ़ा था, ये मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको बता चुका हूँ। ये वहाँ पे क्या होगा, थाइलाकॉइड सरफेस के ऊपर होंगे और ये इस तरह से फोटो सिस्टम्स बने होते हैं। बाकी रह गया, याद रखें ये जितने भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, जो लाइट था उसमें ये जो ख़ास तौर पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं या बाकी जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं ना, यानी आप कह सकते हैं कि ये हाईली एनर्जेटिक हैं, हाईली एनर्जेटिक प्लस आप ना इनके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं, ये डैमेजिंग भी हैं, यानी प्लांट और एनिमल बॉडीज़ को ये डैमेज करेंगी। जबकि जो दूसरी तरफ हमने कहा था ना, जो आर है यानी रेड है, इससे बियॉन्ड जो होती हैं ना, उसको हम ना फार रेड भी कहते हैं या इंफ्रारेड का नाम दे देते हैं। यानी रेड से जो बियॉन्ड होगी वो कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब देखें, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं या फार रेड भी जो कहते हैं ना, ज़ाहिर इनकी वेवलेंथ जो होगी रेड से भी क्या है, ग्रेटर होगी। भैया अगर रेड से ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी क्या है, कम, यानी इंफ्रारेड की जो रेडिएशंस की एनर्जी है वो रेड से कम होती है। बेटा अगर उसके कम है ना, तो हमने अभी शुरू में कहा था कि ये क्या करते हैं कि ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम में वो यूज़ करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इतनी एनर्जी कम होगी कि ये क्या होंगे, जो इंफ्रारेड के जो फोटॉन्स हैं वो हम कहते हैं कि दे आर नॉट मच इफ़ेक्टिव। अब इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है ना कि वो एनर्जी इतनी कम होती है उन फोटॉन्स की, अगर वो एब्जॉर्ब होते भी हैं तो दे विल नॉट हेल्प इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कह रहे थे ना, उसको वो क्या करेंगे, कैरी आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि ये वाले जितने भी हैं ख़ास तौर पे जो इंफ्रारेड या उससे बियॉन्ड जो भी आती हैं, वो फोटो सेंसिस के लिए क्या होंगे, इतनी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव नहीं है। अब ना इसमें एक जैसे हमने पहले कहा ना कि जो हाई एनर्जी वाली होती हैं वो
ओजोन वगैरह एब्जॉर्ब करता है भाई। फिर जो लो एनर्जी वाली होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब किया जाता है, बेशक सारी नहीं होती लेकिन कुछ एब्जॉर्ब होंगे। और पर्टिकुलरली ये MCQs में आ सकता है कि जब वो रेडिएशंस लो एनर्जी वाले एंटर होंगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं या दूसरे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ तक क्या था जी, ये सारी वो बातें हैं कि जो बायोएनर्जेटिक्स के लिहाज से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, सोलर एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सो एंड सो फोर्थ। अब हम नेक्स्ट चार्ट यहाँ से अब लेंगे फोटोसिंथेसिस के हवाले से, ठीक है। वो फिर मैं अभी साथ साथ बातें करूँगा, पहले क्लोरोफिल वगैरह के हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आगे चलेंगे। अच्छा बेटे, अब हम ये बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बातें कर रहे थे उसमें सबसे पहले आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस। देखें जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली हम इसको ये कहते हैं कि ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। बेसिकली ये क्या होगा, एनर्जी कैप्चरिंग। असल में ना एक MCQ बन सकता है यहाँ पे ना, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो बायो एनर्जेटिक्स के लिहाज से जब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कैटेगराइज करते हैं, ये याद रखिएगा, वो दो कैटेगरीज बन सकती हैं उनके एनर्जी के हवाले से। एक कैटेगरी वो होगी कि जिसमें क्या है एनर्जी, जो मैं अभी एक कह रहा था, कैप्चरिंग भी है, या दूसरा एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं एनर्जी स्टोरिंग, यानी एनर्जी कैप्चरिंग या एनर्जी स्टोरिंग जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी आ जाएंगे। और सेकंड जो आएगा ना वो एनर्जी रिलीजिंग होंगे, यानी उनमें क्या होती है जो ऑलरेडी कैप्चर की हुई थी वही एनर्जी क्या है, रिलीज़ होगी। तो यानी बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से ये हमारे पास क्या है, ये दो मेन जो हैं वो बनते हैं क्या, कैटेगरीज हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की। आइदर दे आर एनर्जी कैप्चरिंग, अब वो अगर एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोल दिया, वो क्या था जो नेचर के अंदर है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिनको आप कहते हैं। अब सारे ऑटोट्रॉफ्स भी उसमें हम नहीं ले रहे, एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी थे, तो आपने उसमें क्या करना है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स को लेना है जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को, क्योंकि हम यहाँ पे पिगमेंट्स की बातें कर रहे हैं तो उसमें लाइट एनर्जी को क्या है वो यूटिलाइज़ करेंगे और उसको कैप्चर करके फिर आगे जो उसको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में क्या है स्टोर कर लेते हैं। और इसी तरह से रेस्पिरेशन का स्टेप ऐसा है कि जिसमें क्या वही बॉन्ड ब्रेक होगा और यानी उसके अंदर वो जो स्टेप्स होंगे वो एनर्जी रिलीजिंग आएंगे। अच्छा, अब ना ये जो बायो एनर्जेटिक्स में यहाँ पे अभी तो हम डायरेक्ट सारा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगर ना इसके सिंपलेस्ट एग्जांपल्स आ जाए ना तो एनर्जी रिलीजिंग में आप ना इस तरह से रेस्पिरेशन लिख सकते हैं और जो एनर्जी स्टोरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। वो कौन सा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस है वो एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा और ये एनर्जी रिलीजिंग हो जाएगा। अच्छा, अब ना जो फोटोसिंथेसिस है, मैं यहाँ पे ना उसकी एक सिंपल सी इक्वेशन भी लिख देता हूँ उस पूरे प्रोसेस की, जिसमें आप क्या कहते हैं 6 CO2 होगा, 12 वाटर हम लिखते हैं और यहाँ पे क्लोरोफिल और ये सनलाइट, तो C6H12O6 6H2O6 क्या हो जा O2 उसमें ना जो ख़ास तौर पे जो हाई एनर्जी प्रोडक्ट होती है ना, यानी जिसमें स्टोर्ड एनर्जी होगी वो क्या है, इसमें ग्लूकोज है, ये वो प्रोडक्ट आपकी मेन बनी। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो आप क्या पढ़ते हैं कि इट्स अ बाय प्रोडक्ट, यानी एक साइड प्रोडक्ट है, इसका बाय प्रोडक्ट का नाम भी
दे सकते हैं। तो अब ना एक याद रखें, चूँकि जैसे इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं एक यूज़फुल हमने प्रोडक्ट बनानी होती है ना, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को आप क्या है, रॉ मटेरियल्स कंसिडर करेंगे, जबकि जो प्रोडक्ट में आएगा वो क्या है, मेजर ज़रा एनर्जी कैप्चर करनी थी वो ग्लूकोज होगा, और जो ऑक्सीजन है दैट इज़ आल्सो अ यूज़फुल साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। अब एक ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, इसमें अगर हम ऑब्ज़र्व करें, बी अटेंटिव, ये देखिएगा जो वाटर है उसको हम सेपरेट करके इस तरह से ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट करते हैं, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन के जो ले रहे हैं ना, कि वाटर में से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और मेरे ख्याल में ये आपने पढ़ा भी होगा, जब वो हाइड्रोजन जब वो रिमूव होती है तो ये क्या बन जाता है, NADPH, यानी निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस हो जाता है। तो हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से क्या था, ये ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसी NADPH को यूज़ करेगी, यानी वो हाइड्रोजन इसमें ना ऐड करेगा और फिर खुद जब वो किस में चेंज हो जाएगा, यानी NADP, ये OXD में लिख देता हूँ, यहाँ पे RED लिख दिया, रिड्यूस्ड। वो रिड्यूस फॉर्म में था, लेकिन एक याद रखें ये रिड्यूस फॉर्म कब बनी है, जब वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। और ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इसमें साथ साथ में ये सारे इस तरह से नोट कर लें पॉइंट, ये होगा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। ये किसके दौरान हो रहा था, लाइट रिएक्शंस के दौरान। और ये वाले जो थे ना, जैसा ग्लूकोज हम ये कहते हैं बन रहा है, और उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो NADPH से हाइड्रोजन लेके रिड्यूस हो रही है, तो ये फिर क्या हुआ, शाबाश, वो ऑक्सीडेशन थे वाटर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। और ये भी आपने जहन में रखना है कि जो रिडक्शन है वो किस के दौरान होती है, चाहे आप डायरेक्ट केल्विन साइकिल लिख लें या इसको आप डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ना ये दोनों चूँकि प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से ना मैं इसको जो फोटोसिंथेसिस है, यानी एज अ होल इस फोटोसिंथेसिस को ना रिडॉक्स प्रोसेस का नाम दे रहा हूँ। यानी ये क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है कि इसमें दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये आपने जहन में रखना है कि एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, लेकिन वो क्या होगा, सेकंड फेज़ में होगी। फर्स्ट फेज़ में क्या ऑक्सीडेशन होती है, और उसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, वाटर। ठीक है, आगे चल के ये मैं बताता हूँ। अभी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर उसको हम कहते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो वाटर है वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए ना हम उसको सप्लिट कर रहे होते हैं, तो वो सप्लिट जब होगा हाइड्रोजन रिलीज़ और ऑक्सीजन जो होती है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के फॉर्म में स्टोमेटा से एयर में आ जाएगी। जो हाइड्रोजन वहाँ से जो सेपरेट की गई, जो रिलीज़ की गई, वो एक आप कह सकते हैं NADPH। बेसिकली वो क्या था, NADP जो होता है वो कोएंजाइम है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। तो ये जो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, तो इस दौरान क्या होगा, कोएंजाइम जो NADPH है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो ये बेटे आपने ख़ास तौर पे ना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रखना है। अच्छा, आगे चल के हम ना इसमें वो करेंगे रेस्पिरेशन की बात भी ना। रेस्पिरेशन में आप देखेंगे जैसे यहाँ पे NADPH बना होता है, वहाँ पे NAD होगा सिंपली, यानी वो फॉस्फोराइलेटेड नहीं होता है, तो वो भी NADH में, या एक FADH2 भी बनेगा, तो वो भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में होंगे। तो ये चीज़ें ना सारी आगे चल के हम साथ साथ नोट करते जाएंगे। बहरहाल आप ना फ़िलहाल फोटोसिंथेसिस के लिहाज से ना ये कहना है कि जो वाटर है
वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है फर्स्ट फेज़ में, लेकिन जो NADPH होगा इसी फर्स्ट फेज़ के दौरान वो रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। और साथ ही क्या होगा कि यहाँ पे जब ये NADPH बनता है, इसी के साथ साथ एक ये देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ATP। ये थोड़ा सा हमने ना वो पढ़ा भी था, ख़ास तौर पे जब क्लोरोप्लास्ट वगैरह की मैंने बात की थी कि उसमें ATPs बनते हैं। और उसमें एक स्टेप भी हम ये, चूँकि अब आप लोगों ने ना ये सारा सिलेबस एक दफ़ा गो थ्रू हुए हैं, केमी ऑस्मोसिस जिसको हम कहते हैं, तो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, ATP सिंथेसिस हो रही होती है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग जो होते हैं ना ऑक्सीडेशन के, वो जब वाटर को जहन में रखते हैं तो कहते हैं जो फर्स्ट फेज़ थी ना ऑक्सीडेशन की, ठीक है, उसमें जस्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और साथ NADPH, बल्कि क्या होगा इसी फेज़ के दौरान क्या होगी, ATPs बनती हैं। वो जो अभी हमने फोटो सिस्टम वो पहले देखा था, फोटो सिस्टम में हम क्या कहते हैं, जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है दे जंप टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन दे विल मूव डाउनवर्ड। तो वो जो डाउन हिल मूवमेंट होगी ना, एट द सेम टाइम दे विल बी लूजिंग एनर्जी एंड सेम एनर्जी इज़ यूज इन मेकिंग ATP, केमी ऑस्मोसिस। वो इंशाल्लाह बाद में बात भी करेंगे। एनीवे, ये वाला जो अभी हम कह रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, NADPH बन रहे हैं और ATP, ये फर्स्ट फेज़ हो गए। लेकिन ये फर्स्ट फेज़ की जो दोनों प्रोडक्ट हैं ना, NADPH और ATP, ये क्या होंगी, दे बोथ विल बी यूज इन रिडक्शन फेज़। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, हालांकि डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, वो आप लोगों ने पढ़ा G3P, जिसको आप ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट का नाम देते हैं। तो उसके दौरान क्या होगा, वही ATP और जो होगा ना NADPH वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। एनीवे, ये तो था थोड़ा सा इन जनरल फोटो सेंसिस के बारे में। अब देखें जो प्लांट्स हैं या जो भी आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिकली जो रिक्वायर्ड हैं वो दो चीज़ें होंगी। केमिकली अगर हम रिक्वायरमेंट के लिहाज से बात करें, एक उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है और दूसरी जो होगी वो वाटर। अब देखें जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी दो तरह के हैं, एक्वाटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी। तो जो लैंड वाले होते हैं ना या टेरेस्ट्रियल जिनको हम कहते हैं, वो कहाँ से लेंगे, फ्रॉम, ये मैं ATM लिख रहा हूँ, आप नोट करें, एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज़ करते हैं। जबकि जो एक्वाटिक होंगे वो वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व्ड CO2 होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल हैं वो वाटर जो होता है ना वो थ्रू रूट्स वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब एक्वाटिक तो हैं इनडायरेक्ट वाटर में, तो वो जनरल बॉडी सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं एक्वाटिक की बात करूं वो डिज़ोल्व के फॉर्म में भी करें, लेकिन एक साथ आप ऐड कर लीजिएगा कि ये क्या करते हैं कि जो वाटर के अंदर कार्बोनेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं, उनसे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ना वो ले रहे होते हैं, कहाँ से, जो वाटर के अंदर अवेलेबल हैं उनसे, और उससे वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे। अच्छा बेटे, इसमें ना ये जो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिहाज से हमने वाटर को देखा था, मैं यहाँ पे एक इसके लिए ना ऐसे कर देता हूँ कि ये जो वाटर है ना, हम ये कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है।
यानी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन किसके लिए जी? फॉर ग्लूकोज, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज सोर्स ऑफ, हाँ जी, कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर ग्लूकोज। ये क्या होगा? ग्लूकोज के लिए जब वो कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो दोनों प्रोवाइड करती हैं। ये थोड़ी सी बात अभी मैं ऐसे ना दो इक्वेशंस लिख देता हूँ दोबारा से फोटोसिंथेसिस की। अगर देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से हम ये वाटर, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उसकी वजह ये थी ना, हमने पहले जो इक्वेशन लिखी है ना उसमें 12H2O किए थे, यानी जो वाटर होता है एज आ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ भी हो रहा है और प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। लेकिन मैं उसको फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से कर देता हूँ, ये ग्लूकोज बना प्लस के ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। अब देखें यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी जो रिलीज़ आप कहते हैं हो रही है, वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर का पार्ट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक कन्फ्यूजन थी कि कौन सा जो इन दोनों रिएक्टेंट में से या सबस्ट्रेट में से ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और किस की ऑक्सीजन जो होती है ना वो बाय प्रोडक्ट के दौरान क्या होगी? रिलीज़ होगी। तो उसके लिए बेटे 1930 के अंदर एक साइंटिस्ट, आपने नाम पढ़ा भी होगा, वॉन नील। यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, वॉन नील 1930s में ना उसने एक हाइपोथेसिस दिया था और उसका जो हाइपोथेसिस था ना वो यही था कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है वो वाटर से होती है। अच्छा, अब ये जो नील्स हाइपोथेसिस था, ये एक सेकंड साइंटिस्ट है वो बेसिकली जो था ना यानी उसने इसको किया भी था, प्रूव भी, और उसमें मैं एक थोड़ा सा ऐसा से कर देता हूँ, एक आपको कंसेप्ट दे देता हूँ रेडियो आइसोटोप्स के हवाले से। देखिए आप ना जो रेडियो आइसोटोप्स है ना, बेसिकली इनको हम ये कहते हैं ऐसे होते हैं कि जो आइसोटोपिक ट्रेसर के तौर पे जब वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब ना ये जो आइसोटोपिक ट्रेसर था वो इस तरह से है कि ऑक्सीजन अगर हम देखें जो नॉर्मली हमें मिलती है उसका एटॉमिक जो मैस बनता है वो 16 है, लेकिन जो ऑक्सीजन आइसोटोपिक हम यहाँ पे ट्रेसर के तौर पे यूज़ करते हैं वो क्या थी? 18। अब देखिए ना ये 1937 के अंदर एक हम ना यहाँ पे हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। हिल्स रिएक्शन में ना हम वही जो हाइपोथेसिस था ना वॉन नील का, उसको प्रूव करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 18 वाली यूज़ करते हैं तो ग्लूकोज जो बनेगा उसमें यानी ट्रेसर के लिहाज से देखें 18 ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। अगर ना देखें ये आप 18 यूज़ कर रहे हैं तो वाटर क्या था? 16। तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है वो कौन सी होगी? 16 वाली। लेकिन अगर इसी को चेंज करते हैं कि अगर हम आइसोटोपिक ऑक्सीजन यानी 18 जो है वो वाटर यूज़ करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही होगी वो कौन सी होगी? O18। तो यानी ये हमारे पास ना ये आइसोटोपिक जो ट्रेसर था ये यूज़ करके एक डायरेक्ट प्रूफ आ गया था कि अगर 18 आइसोटोपिक जो था वो वाटर यूज़ करते हैं तो 18 ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, अगर 16 वाला हम यूज़ करते हैं तो 16 ऑक्सीजन। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो वाटर होगा वो सिर्फ क्या करता है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और जो ग्लूकोज में जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नज़र आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा बेटे अब ना इसमें
एक जो फोटोसिंथेसिस के लिहाज से एक जो हम पहले भी स्पेक्ट्रम की बातें कर रहे थे ना कि ज़ाहिर है यहाँ पे उसी तरह से ये क्लोरोफिल होगा और सनलाइट भी है, ठीक है ना। और उसमें ना हमने जो सनलाइट की बात की थी कि भाई जो ठीक है लाइट एनर्जी वो प्रोवाइड करेगी, जो कि बेसिकली क्या थे क्लोरोफिल या बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन साथ एक ना ये बात का MCQ में पूछा भी जाता है, आप जहन में रखें कि जो आर्टिफिशियल लाइट है क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है या नहीं। अब देखें आर्टिफिशियल लाइट जो होगी उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन कंडीशन वही है कि जो रिक्वायर्ड थे ना जो फोटोसिंथेसिस के लिए वेवलेंथ्स है क्लोरोफिल के लिए या बाकी पिगमेंट्स के लिए, अगर उस आर्टिफिशियल लाइट में वो वेवलेंथ्स मौजूद हैं तो क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हो सकती है। फिर हम ना अगर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें, बस आज ये पिगमेंट्स का ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो पिगमेंट्स हैं उनको हमने दो मेन कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर लिया था, क्लोरोफिल में और कैरोटीनॉइड्स के अंदर। अब बेटे जो क्लोरोफिल है ना उसमें क्लोरोफिल A, B, C, D और ये E। तो एक याद रखिएगा जो क्लोरोफिल A होगा स्ट्रक्चर के लिहाज से जो MCQs बन सकते हैं पॉसिबल है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि जितने भी हैं ऑल फोटोसिंथेटिक, देखिए यहाँ पे मैं ऑल ऑटोट्रॉफिक नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनमें तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो ऑल फोटोसिंथेटिक जो होंगे लेकिन उसमें क्या है ये एक्सेप्ट बैक्टीरिया, यहाँ पे आपने साइनोबैक्टीरिया नहीं कहना, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल A होता है, तो ये क्या होगा तमाम फोटोसिंथेटिक में आपको मिलेगा, सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होगा। अब अगर बैक्टीरिया में नहीं है तो बैक्टीरिया में फिर कौन सा क्लोरोफिल होता है जो इन तमाम से डिफरेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल उसको हम कहते हैं। अब ना ये चूँकि क्लोरोफिल डिफरेंट है, अब ना जो बैक्टीरिया होंगे इनके लिए भी आप यूज़ करिए उसी तरह से करेंगे फोटोसिंथेसिस में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ठीक है उसकी फिक्सेशन करेंगे, लेकिन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए वो क्या करते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब वो यूज़ करेंगे, और जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन हम कह रहे थे रिलीज़ होती है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगी सल्फ़र, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी रह गया इसमें जो क्लोरोफिल A के साथ साथ जो होता है ना वो क्लोरोफिल B भी होगा तमाम हायर प्लांट्स के अंदर, लेकिन जो हायर प्लांट्स के साथ साथ ना ग्रीन एल्गी का एक ग्रुप आपने ना प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा, यानी तमाम जो होते हैं ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हायर प्लांट्स, फिर उसके अलावा क्या था ग्रीन एल्गी या इवन के जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं इन सब के अंदर क्या होगा क्लोरोफिल B भी होगा। लेकिन जो क्लोरोफिल C, D एंड E है ना ये हायर प्लांट्स में नहीं होता, ये आपने जहन में रखना है। ये C, D, E वगैरह जो होते हैं ना ओनली इन एल्गी, और जो एल्गी हैं उनको आप क्या नाम देते हैं, चाहे वो ग्रीन एल्गी हैं ब्राउन हैं जो भी हैं, These are basically plant like protists। ये क्या होंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे, इनके अंदर क्या होगा कि क्लोरोफिल C, D और E होंगे। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा बेटे एक और भी ना, चूँकि मैंने अभी ये लाइट की बात की थी और स्पेक्ट्रम की, आपकी बुक में ना उसमें जो क्लोरोफिल्स हैं उनके लिए ना एक पहले भी हम वो पढ़ चुके हैं कि जो रेंज थी जो यानी वायलेट टू ब्लू जो रेंज होती है, यहाँ पे उसने ओवरऑल जो क्लोरोफिल्स के लिए ना एक जनरल से आप कह सकते हैं जो एवरेज वो दिया है, वो जो रेंज बनती है क्लोरोफिल A और B के लिहाज से, एक तो 400 से 460 भी है, यानी क्लोरोफिल्स की रेंज आपने याद रखनी है
यानी क्लोरोफिल ए की थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन तमाम क्लोरोफिल्स की बात करें ना, सॉरी ए और बी की बात करें तमाम की नहीं, वो क्या बनेगी 400 से लेके 460 नैनोमीटर है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जगह पे ना ये जो बनती है वो वायलेट टू, जिसको हम ब्लू वेवलेंथ नाम देते हैं। फिर जो रेड वाली आपने पढ़ी थी क्लोरोफिल ए और बी के लिहाज से वो क्या होगी 630 से लेके 660 नैनोमीटर, ये क्लोरोफिल ए और बी की बनती है। इसी तरह से जो कैरोटीनॉइड्स हैं, अच्छा एक कलर की बात भी कर देता हूँ। जो क्लोरोफिल ए होगा ना ये ब्लूइश ग्रीन होता है, कलर वाइज फर्क है बेटे। ये क्या होगा, ये ब्लूइश ग्रीन होगा, और जो क्लोरोफिल बी जो होता है ना दिस विल बी येलोइश ग्रीन। ठीक है, और जो कैरोटीनॉइड्स हैं, अगर आपसे कोई ना कैरोटीनॉइड्स के कलर के लिहाज से बात करे तो उसमें आपने ना ये 4 कलर्स याद रखने हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं जी। येलो, ऑरेंज, ब्राउन और रेड, ये 4 कलर्स होते हैं ना, ये क्या आपको कैरोटीनॉइड्स में मिलेंगे। आज का जो है बस यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह मैं ना जो है वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से शुरू करूँगा, फिर क्लोरोफिल ए और बी में भी डिफरेंस की बात करेंगे, और इस तरह से फिर आगे हम मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।